नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज डिस्कस होंगे। पहला आर्टिकल है फ्री फेयर एंड सेफ एज इलेक्शन मोटो। अब देखिए इस आर्टिकल में बात क्या की गई है। बात यह की गई है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, उसके बाद भी देश भर में जो भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पे इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं और मिलियंस की तादाद में लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने वेनेजुला के एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। इंडिया में भी बहुत जगहों पे इलेक्शंस हुए हैं। तो भाई इलेक्शंस हर जगह हो रहे हैं, तो कोरोना का पेंडेमिक लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक पाया। लोग अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करने में नहीं रोके। लेकिन इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, बहुत फिलोसॉफिकल पॉइंट्स है। तो कुल मिला के ये बता रखा है कि भाई ये जो वायरस है ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन अगर आप इलेक्शन में जाके वोट नहीं डालेंगे तो आपकी लिबर्टी पे इफेक्ट आ जाएगा। और कहीं ना कहीं लोग अपनी लिबर्टी को बचाने के लिए दौड़ के इलेक्शंस में जा रहे हैं वोट करने के लिए। बस इतना ही मेन पॉइंट है। कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं है और जो अलग फिलॉसफी दे रखी है मुश्किल शब्दों में, वो आपकी काम की नहीं है, इसलिए अलग से इसको डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट आर्टिकल है द टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पीस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विंस्टन का जो इंसिडेंट हुआ है आपका साउथ इंडिया में कर्नाटका में नारासुपारा नाम की जगह पे, तो भाई ताइवानीज सप्लायर है विंस्टन। ताइवानीज बहुत से सप्लायर्स हैं जो एप्पल के आईफोन्स बनाते हैं। एक विंस्टन कॉर्पोरेशन है, एक आपका फॉक्सकॉन है। तो एप्पल क्या करता है, एप्पल अपने डिजाइन बनाता है, एप्पल इनपुट्स प्रोवाइड करता है और वो इनपुट्स जाते हैं इन कंपनीज के पास और ये कंपनीज एप्पल फोन्स, एप्पल आईपैड्स, एप्पल लैपटॉप्स को असेंबल करके एप्पल को दे देती हैं कि भाई बेचो तुम। ठीक है भाई। लेकिन रिसेंटली विंस्टन कॉर्पोरेशन कुछ गलत लेबर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही थी कर्नाटका में जो प्लांट है। और ये गलत लेबर प्रैक्टिसेस केवल इंडिया में नहीं, जो इतने लंबे सालों तक चाइना में ऑपरेशन चले हैं वहां पे अडॉप्ट की गई हैं। तो ये क्या गलत प्रैक्टिसेस हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, तो इसको देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है वोकल फॉर लोकल। भाई जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं। कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट जीती है, कौन सरकार बना सकती है, क्या क्या आगे होने वाला है, इससे निकल के क्या आता है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल मर्डर इन अ कॉन्वेंट। मर्डर इन अ कॉन्वेंट, ये देखिए थोड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। सिस्टर अभया थी, काफी अनलकी थी ये। 21 साल की नोविशिएट थी। नोविशिएट जो न्यूली जो एंट्री लेती हैं आपके क्रिश्चियन ऑर्डर में, ये जो सिस्टर्स होती हैं, तो इनका मर्डर हो गया था 21 साल की उम्र पे। शुरुआत में बोला गया कि ये एक सुसाइड है, बट एक्चुअली में बाद में पता चला कि कैथोलिक विकार थॉमस कुटूर और एक नन सिस्टर सफी, इनके बीच में शायद कुछ इलीगल रिलेशन था, इसलिए इन्होंने इनको मार दिया। अभी इसके रिस्पेक्ट में कल ही विनीत सर ने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, सिस्टर अभया मर्डर केस व्हाट हैपेंड एंड व्हाई शी वाज किल्ड। आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा इशू पता चल जाएगा। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, कैसे सीबीआई इन्वॉल्व हुआ, कैसे सीबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अलग से बिल्कुल भी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही डीप इंसाइट्स के साथ विनीत सर ने वीडियो बनाई है, तो आप जरूर जाके देख लें। चलते हैं आगे। द ग्राउंड इज शिफ्टिंग बिलो टीएमसीज फीट। तो ये यहाँ पे कुछ लोकल एग्जांपल्स देके बताया गया कि कैसे वेस्ट बंगाल में बीजेपी एंट्री मार रही है और टीएमसी का जो सपोर्ट बेस है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल आर्टिकल है, लोकल पॉलिटिकल नाम ले रखे हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। एंटी साइंस लॉसूट, देखिए ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। 3 साइंटिफिक पब्लिशर्स, एल्सेवियर, वाइले और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, और ये तीनों पब्लिशर्स काफी फेमस है दोस्तों। इनकी जर्नल्स पे, इनके पे साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। हम यहाँ पे पहले तो इस आर्टिकल में साइंटिफिक आर्टिकल्स को पब्लिश करने का प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है ना भाई। और इन 3 साइंटिफिक पब्लिशर्स ने कजाकिस्तान की अलेक्जेंड्रा एल्बकायन नाम की एक पर्सन है, इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया साई हब नाम का। तो साई हब के अगेंस्ट और अलेक्जेंड्रा के अगेंस्ट इन 3 पब्लिशर्स ने इंडिया के दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। तो भाई कजाकिस्तान की एक पब्लिशर्स और ये 3 पब्लिशर्स यूएसए के, और इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। तो ये क्यों हो रहा है, तो यहां पे समझेंगे ओवरऑल इंटरनेशनल जर्नल्स में कैसे आर्टिकल्स छपते हैं, पब्लिशर को कितना पैसा मिलता है, जर्नल को कितना पैसा मिलता है, पैसा दे के खरीदता कौन है इस इंफॉर्मेशन को, इन सब चीजों को यहां पे डिस्कस किया गया। और फाइनल आर्टिकल, नो सोल स्पोक्स पर्सन फॉर मुस्लिम। भैया यहां पे बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना से यहां पे कंपेयर किया गया। हुआ ये कि बिहार असेंबली इलेक्शन हुए और बिहार असेंबली इलेक्शन AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन,
इसके हेड हैं असदुद्दीन ओवैसी। इन्होंने कुछ सीटें जीती हैं बिहार के असेंबली इलेक्शंस में। तो ऐसा बोला जा रहा है कि सेक्युलरिज्म तो इंडिया में खत्म ही हो रहा है, मुस्लिम पार्टी सीटें जीत रही हैं, और यहाँ पे ओवैसी को जिन्ना से कंपेयर किया जा रहा है। अभी यहाँ पे ओवैसी और जिन्ना के बीच का कंपैरिजन किया गया। किसने किया है कंपैरिजन? आर्टिकल को लिखा किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने आर्टिकल को लिखा है। ये बांग्लादेश वाले नहीं है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जामिया मिल्ला इस्लामिया न्यू दिल्ली में पढ़ाते हैं। इनका क्या बोलना है? इन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं कि भाई बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जिन्ना के बीच में और ओवैसी के बीच में। पहला डिफरेंस उन्होंने ये बता रखा है कि ओवैसी एक डायनास्ट है। डायनास्ट मतलब कि एक मुस्लिम पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, जिन्ना एक सेल्फ मेड मैन था। उसके बाद यहाँ पे ओवैसी और जिन्ना के बीच में फर्क बताया जा रहा है कि जिन्ना ने लोअर कास्ट के लोगों के लिए ज्यादा नहीं सोचा, ओवैसी यहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को मिला के एक एंटी अपर कास्ट हिंदू फ्रंट लेके आना चाहता है ओवैसी। उसके बाद जिन्ना के बारे में यहाँ पे क्या बोला है कि जिन्ना एक एथीस्ट था, ओवैसी एक एथीस्ट है नहीं, ये एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो बेसिकली यहाँ पे ओवैसी और जिन्ना को कंपेयर करके रखा गया। कोई मतलब नहीं है इन दोनों को कंपेयर करने का, ठीक है ना। ओवैसी एक बिल्कुल ही कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे बरगलाने वाले, हालांकि इंडिया में ओवैसी अकेले नहीं है जो धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं और वोट खींचना चाहते हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट को इंडिया में खींचने की कोशिश करती हैं। तो ओवैसी और जिन्ना के बारे में यहाँ पे बात करके वैसे भी इनका इज्जत बढ़ाने का कोई काम हमें करना नहीं है, तो इस आर्टिकल को सीधे स्किप मारते हैं। आज के मेन आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सिस्टर अभया मर्डर केस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है विनी सर ने, आप उसको देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट में, द टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पीस। द विंस्टन इंसिडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ एक्सप्लॉयटेटेड लेबर प्रैक्टिसेस कुड अकम्पनी बिजनेसेस मूविंग टू इंडिया। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप इंस्टा ये ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेरी इससे थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो भैया रिसेंटली एप्पल ने एक डिसीजन लिया है, जो इनका ताइवानी सप्लायर है विंस्टन क्रॉप, उसको नए ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं ऑन प्रोबेशन बाई नॉट गिविंग न्यू ऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि एक ऑडिट कराया एप्पल ने, और इस ऑडिट के चलते ये पता चला कि जो लेबर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही थी कर्नाटका के नरसापुरा नाम की जगह पे, जहां पे इनकी फैसिलिटी थी विंस्ट्रॉन की, जहां पे एप्पल के इक्विपमेंट्स बनते थे, इसके चलते कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और एथिकल बिजनेस ऑपरेशन। देखिए वैसे तो कॉर्पोरेट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी काम करेंगे, खासकर एप्पल जैसी कंपनी जिस तरीके से भी वो अपने फंक्शंस को कैरी ऑन करेंगे, वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एथिकल रखेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। चाइना में भी बहुत सी ऐसी केस स्टडीज हैं जहां पे ये पता चला है कि जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में उनकी हालत बहुत खराब है, और इंडिया में भी ये चीज पूरी होती नजर आ रही है। भाई एप्पल को जब ये पता चला कि इनकी जो ओवरऑल ग्लोबल इमेज है वो बुरी हो सकती है, जब इस नारासुपुरा नाम की जो फैसिलिटी थी कर्नाटका में विंस्ट्रॉन की, तब एप्पल ने विंस्ट्रॉन को ऑर्डर देने बंद कर दिए। विंस्ट्रॉन को समझ में आया कि भाई हमारी भी स्टैंडिंग खराब हो जाएगी, तो इन्होंने वर्कर्स से माफी मांगी, बोला कि ठीक है भाई जो भी आपके ड्यूज है हम देंगे, अपने वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक्शन लिया गया है लेबर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि हर जगह इस प्रकार के एक्शन नहीं लिए जाते हैं। यहां पे तो बहुत सी चीजें हो गई हैं, जैसे कि वायलेंस हुआ, थोड़ा सा न्यूज में सोशल मीडिया में इस चीज की कवरेज होने लगी, तो बहुत सारे लोगों को ये नजर आने लगा कि हाँ भाई विंस्टन की इंडिया फैसिलिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब नजर आने लगा तो ऑब्वियस सी बात है एप्पल ने ऑडिट कराया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होगा? भाई हर जगह ऐसा नहीं होता है। इंटेंशनली एप्पल और बाकी कंपनीज जो कि अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनवाती हैं, वो जो लेबर होता है उसको एक्सप्लॉइट करती हैं। यहां पे कुछ और फैक्टर्स दे रखे हैं। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट अनलाइक द प्रेजेंट केस, other cases of violent labor contentions in units manufacturing and assembling high-end technological devices in India in the recent past have received scant attention. For instance, two incidents in subcontracting firm assembling smartphones for Chinese brands in the National Capital Region in 2017-18। क्या बोला जा रहा है कि भाई ये जो विंस्टॉन वाला इंसिडेंट है वो तो लोगों की नजरों में आ गया, लोगों को पता चल गया, तो एप्पल ने ऑर्डर बंद किए विंस्टॉन पे और विंस्टॉन ने वर्कर से माफी मांगी। बट क्या हर जगह ऐसा होता है? हर जगह ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे वो केस मीडिया में नहीं आते हैं, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। जैसे कि चाइनीज ब्रांड्स की असेंबलिंग के लिए, स्मार्टफोन असेंबलिंग के लिए दो सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म काम कर रही थी दिल्ली के एनसीआर रीजन में।
इनके खिलाफ भी कुछ इस प्रकार के ही एलिगेशंस लगाए थे 2017 में और 2018 में, और एक्चुअली में कुछ भी नहीं हुआ। तो होता क्या, बताया ये जा रहा है कि चाहे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली फर्म हो, चाहे जो कि यहां पे विंस्ट्रॉन है, चाहे ऑर्डर देने वाली फर्म हो जो कि यहां पे एप्पल है, तो भाई चाहे एप्पल हो ऑर्डर देने वाली फर्म, चाहे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके बनाने वाली फर्म, कहीं ना कहीं इन फर्म्स के हायर एग्जीक्यूटिव्स को पता है कि जहां पे इनके फोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जहां पे इनका काम हो रहा है, वहां पे लेबर की जो हालात है ना, वो बहुत गंदे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो इंटेंशनली एक्चुअली में कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, साइलेंट मोड में चीजों को रखना चाहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द डिफॉल्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉन्ड्स हैज बीन इवेजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ठहराना, जिम्मेदारी को सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स के ऊपर डाल देना, चुपचाप काम करना, ये चल रहा है आज की डेट में। और कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि एप्पल यानी सप्लायर ने किसी एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म विंस्ट्रॉन को ऑर्डर दिया, और विंस्ट्रॉन ने फिर किसी सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म से लेबर उठाया, यानी इस विंस्ट्रॉन के पास जो भी लेबर काम कर रहे हैं वो इस विंस्ट्रॉन के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर से विंस्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर उठा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नरसापुरा फैसिलिटी जहां पे ये सारा बवाल हुआ है, ऐसा सुनने में आया कि विंस्ट्रॉन ने वहां पे 6 अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर से लेबरों को उठा रखा था। मतलब सप्लायर एप्पल बैठा यूएसए में, उसने विंस्ट्रॉन को यहां पे फैक्ट्री लगा के एप्पल आईफोन बनाने को बोला, विंस्ट्रॉन काम कर रहा है, विंस्ट्रॉन इंडिया के सब कॉन्ट्रैक्टर से अलग अलग वर्कर उठा रहा है। तो वो वर्कर तो यही नहीं समझ पाएगा कि मैं किसका एम्प्लॉय हूं, तो कुछ केसेस में वर्कर समझेगा मैं तो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के लाई हूं, सब कॉन्ट्रैक्टर उसको बेच देगा किसके पास, विंस्ट्रॉन के पास। विंस्टन को अपने काम से मतलब है। अब आप एक बार अपने आप को उस वर्कर की जगह रख के देखिए, मान लीजिए आपका कुछ पैसा फंसा है और आप अपना पैसा मांगते हो, तो सबसे पहले आप अपना पैसा मांगने किसके पास जाओगे, सब कॉन्ट्रैक्टर के पास, जिसने आपको एज अ लेबर प्रोवाइड किया था, किसको, एप्पल, इसको विंस्ट्रॉन को। सब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भाई देखो हमारे पास तो विंस्ट्रॉन से ही पैसा नहीं आया, हम तुमको पैसा कैसे दें। तो ये लेबर कहां जाएगा, ये जाएंगे विंस्ट्रॉन के पास, विंस्टन से बोलेंगे कि साहब हमारा पैसा, विंस्टन बोलेगा कि भाई तुम्हारा पैसा तो मैं तुम्हारे सब कॉन्ट्रैक्टर को दे चुका हूं, उससे जाके मिलो। तो ये लेबर घूमता रह जाएगा। तो मान लीजिए मैं एक लेबर हूं और विंस्टन की उस फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट करके किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने भेजा, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसे मांगने गया, कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया हमारे पास विंस्टन से पेमेंट नहीं है, हम तुमको पेमेंट कैसे करें। ये लेबर विंस्टन वाले के पास गया, तो विंस्टन वाले ने बोला अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, हम उसको पेमेंट कर चुके हैं। और एप्पल जो कि इसने मेन ऑर्डर पे किया है, उसके पास तो बात पहुंची ही नहीं। तो कुल मिला के ये जो लेबर है ना, ये काफी परेशान हो जाते हैं, इनकी ग्रीवेंस सुनने को यहाँ पे कोई होता नहीं है। और यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है। भाई देखिए ये सब चीजें चाइना में बहुत लंबे समय से हो रही हैं। ताइवान की कंपनीज जैसे कि फॉक्सकॉन होगी, जैसे कि विंस्टन होगी, ये बहुत लंबे समय में चाइना में अपनी फैक्ट्रीज चला रही हैं। चाइना में हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम सबको पता है। अब बताते हैं ये सब चीजें शुरू कैसे हुई। यूएस, यूरोप, ये सब जो कंट्रीज थी, और आप कह सकते हो कि साउथ कोरिया और जापान जैसी ईस्ट एशिया की कंट्रीज जो कि काफी डेवलप्ड हो चुकी हैं, इन कंट्रीज में लोगों के रहने का लेवल बढ़ गया, लेकिन इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगने लगे। तो इन कंपनीज ने बोला कि भाई कैसे ना कैसे करके अपनी कॉस्ट को कम करके अपना सामान तो बनवाना ही है। तो सामान बनवाने का ठेका कहां चला गया, चाइना कंपनी चला गया। चाइना में बहुत सारी ऑफशोर असेंबली फैसिलिटीज लगाई जाने लगी। चाइना की जो सरकार थी और चाइना के जो कॉर्पोरेट्स थे, वो इन असेंबलीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 2001 में। तो ओवरऑल ये जो पूरी चीज थी, वो साउदर्न चाइना के कोस्ट से शुरू हुई और फिर पूरे चाइना में फैल गई। कहीं ना कहीं चाइना में जो इस प्रकार की फैसिलिटीज चलाते हैं, उनको चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट देती है, इंसेंटिव देती है, लोकल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट देने को बोला जाता है। देखिए चाइना में एक ही पार्टी डोमिनेंट है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल में, प्रोविंसेस में, लोकल में हर जगह काम करती है। अभी लोकल गवर्नमेंट में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होगा, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि एक इंडस्ट्री को अपने इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करो। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज लीडरशिप को खुश करना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में ऊपर उठना है, तो लोकल लेवल पे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्री सेटल करवानी पड़ेगी। टारगेट्स होते हैं, जैसे बैंकों में होता है ना कि तुमको इतने क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, तो तुमको हम प्लेटिनम को मेंबर मंगाएंगे, तुम्हें हम इतनी तनख्वाह देंगे। उसी प्रकार से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रलाइज लीडरशिप ने नीचे टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं कि इस लोकल गवर्नमेंट में अगर इतना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तुमने करवाया, तो भाई हम तुमको इतने इतने इंसेंटिव्स देंगे। तो भाई जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं ना, वो प्रोएक्टिवली कोशिश करती हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अभी उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लेबर के लिए कुछ नहीं पूछा जाता है।
तो ये एप्पल जैसे ब्रांड्स विंस्टॉन के दम पे अपने डिवाइसेस को बनाते हैं। चाइना में 24/7 काम चलता है, लेकिन पूरा का पूरा बर्डन आ जाता है लेबर पे। लेबर ओवर टाइम काम करते हैं, ठीक है, उनके सुपरवाइजर्स उनके ऊपर डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग रखते हैं, लेबर काफी परेशान हो जाते हैं, उनको तनख्वाह का भी काफी मिलती है, फिजिकल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसीलिए आप देखोगे 2010 में फॉक्सकॉन की बहुत सी कंपनी में बहुत सारे सुसाइड्स देखने को मिले। बहुत कॉमन हो गया था कि चाइना की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज की छत से चढ़ के एक लेबर नीचे कूद गया, मतलब मरना उनको आसान लगा उन कंपनीज में काम करने के बजाय। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि चाइना अपने लेबर्स को किस प्रकार से ट्रीट करता है। ओके, फिर एक और बात है, चाइना में वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इंडिया में अब वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, बट चाइना में वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत पहले से ध्यान दिया जाता है। तो वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ाई करने के बाद आपको शुरुआत में कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये बोला गया कि ये जो विंस्टॉन और फॉक्सकॉन की कंपनीज है ना, इनमें ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, स्टूडेंट इंटर्नशिप करानी चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स आके यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, पहली बात तो उनको पैसा नहीं मिलता, दूसरी बात उनसे भी उतना ही रगड़ के काम लिया जाता है जितना बाकी लेबर से काम लिया जाता है। और कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट, चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट इन हर चीज में सपोर्ट करती है। और चाइना में तो कोई इश्यू सुने भी नहीं जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा बाहर की दुनिया को कितने मर गए, कितने लोगों ने बवाल किया। कम से कम इंडिया के नरसपुराण में अगर कोई अपोजिशन हुआ है तो उसकी ग्लोबल कवरेज तो हुई, एप्पल ने कुछ स्टेप्स तो लिए। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, दैट मेनी ऑफ दीज exploitative labor practices and violation of safeguards could be carried over when these facilities move into the Indian terrain is illustrated by the occurrence in the Winston facility। मतलब चाइना में जिस प्रकार की exploitative labor practices और violations चल रहे थे हमेशा से, यही exploitative labor practices और violations इंडिया में पहुंच जाएंगे। रीजन बीइंग, कोविड-19 के बाद इंडिया, वियतनाम, ये कंट्रीज क्या कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है कि भाई चाइना से सप्लाई चेन निकल के इंडिया में आ जाए। अभी सप्लाई चेन निकल के इंडिया में आएगी तो जिस प्रकार से चाइना के लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था चाइना में, उस प्रकार से इंडिया के लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। और अगर आप बोलोगे कि लेबर लॉस प्रॉपर बनाइए और लेबर को अधिकार दीजिए, लेबर को एक लिमिट से ज्यादा आप अधिकार दोगे, तो ये कॉर्पोरेट्स इंडिया में आएंगे ही नहीं। और अभी रिसेंटली जो लेबर लॉज पास किए हैं हमारी सरकार ने, उन लेबर लॉज को देख के यही लग रहा है कि लेबर लॉ मतलब एक लेबर के राइट पे कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एक एम्प्लॉयर जो कि उस लेबर को सैलरी दिया रहा है उसको ज्यादा ताकत दी जा रही है। और इन सब चीजों में होता यह है कि गवर्नमेंट भाई फिर इंटरफियर नहीं करती है। मान लीजिए कहीं पे लेबर के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो गवर्नमेंट जल्दी इंटरफियर नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस चीजें बहुत ज्यादा एक्सकलेट ना हो जाए, जैसे नरसपुरा में हो गई थी। नरसपुरा में बहुत ज्यादा चीजें एक्सकलेट हो गई, लोगों को जब चीजें पता चली तो गवर्नमेंट भी फेस सेविंग के लिए आगे आई, एप्पल भी फेस सेविंग के लिए आगे आई। लेकिन जब तक चीजें बहुत ज्यादा एक्सकलेट होती नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि लेबर्स का इस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो भैया, वीक लीगल रेगुलेटरी लेबर आर्किटेक्चर एंड कैपेसिटीज, कॉम्प्रिहेंसिव सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टेड एंटरप्राइजेस लुक्स अ ब्रिज टू फॉर। मतलब इंडिया में जो लीगल रेगुलेटरी लेबर आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी बहुत कमजोर है, उसको रिसेंटली पास किए 3 लेबर लॉज ने और कमजोर कर दिया है। ये कॉर्पोरेट्स इंडिया में किस प्रकार से काम करते हैं, इनका सुपरविजन कर पाना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार इनको मक्खन लगा के पहले इंडिया में बुला रही है। अभी आप किसी को मक्खन लगा के इंडिया में बुला रहे हो तो उसके ऊपर कंडीशंस इंपोज नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं ये लोग हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारे लेबर्स का बेधड़ल्ले से एक्सप्लॉयटेशन करते चले जाए। तो अब इसमें क्या चीज निकल के आ सकती है, क्या इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ये तो पता नहीं है। क्योंकि हमको आगे ग्रो भी करना है, चाइना भी बनना है। अभी चाइना बनना है तो चाइना की प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और चाइना की प्रैक्टिसेस बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाती हैं। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन हियर। नेक्स्ट बात करते हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल पोल्स मार्क रीस्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन J&K which would soon return to statehood। अभी J&K would soon return to statehood, ये तो भाई समझ ही में नहीं आया ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बट चलिए, रिसेंटली पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पोल हुए जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी। एक बहुत बड़ा अलायंस बना था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी बहुत सारी पार्टियां मिलकर आई और उन्होंने एक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन बना लिया। इस गुपकर डिक्लेरेशन का टारगेट क्या है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के स्टेटस को रिवोक करेंगे, हालांकि वो होना काफी मुश्किल है। ये जो पीपल्स अलायंस और गुपकर डिक्लेरेशन है उसमें 6 पार्टीज मिलकर साथ में आई हैं, और कश्मीर वैली में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस 10 डिस्ट्रिक्ट्स के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग इलेक्शन को जीत गए हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पीर पांजाल वैली और चेनाब वैली में भी ये इलेक्शंस को जीत गए हैं। ओवरऑल अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स की बात की जाए तो ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन है
इसको 110 सीटें मिली है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, कितने में से 280 सीटों में से। बीजेपी को 75 सीटें मिली है। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके यहां पे आई है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कॉलिशन है वो है आपका पीपल्स अलायंस फॉर गोपकर डिक्लेरेशन। पीपल्स अलायंस फॉर गोपकर डिक्लेरेशन यहां पे क्या बोल रहा है कि जब हम इस इलेक्शन को जीते हैं, इस इलेक्शन को जीत के साफ साफ ये पता चलता है कि भाई वापस जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड बनाने वाली बात अभी भी लोगों के दिमाग में डोमिनेंट है, तो वो होना ही होना है और हम इसको बना के रहेंगे, हालांकि होना काफी मुश्किल है। ठीक है भाई। अब भाई यहां बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जिसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो जो नेटिव पॉलिटिशियंस है जम्मू एंड कश्मीर उनको बचा रहा है, उनको दबा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रोशनी लैंड स्कैम, क्रिकेट स्कैम, बहुत सारे ऐसे स्कैम चलाए गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा जो कि जो नेटिव लीडर्स हैं आपके कश्मीर वैली के उनको परेशान कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली पीडीपी पार्टी के लीडर वहीद उर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया उनके नॉमिनेशन के बाद। कुल मिला के ऐसा बोला जा रहा है कि स्टेट मशीनरी का गलत प्रकार से इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इंटेंट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इनडायरेक्टली यहां पे बीजेपी पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके ओवरऑल जो वैली के बाकी लीडर्स और पॉलिटिशियंस हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा भी बोला जा रहा था कि हो सकता है कि यहां पे इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस किया जाए, बट इलेक्शंस इन्फ्लुएंस नहीं है। वो इस बात से पता चलता है कि पीपल्स अलायंस फॉर गोपकर डिक्लेरेशन ने 110 सीटें जीती हैं 280 में से, और बीजेपी 75 सीटों पे खड़ी हुई है। अच्छा, ये जो इलेक्शन हुए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, यहां पे कुछ चीजें बहुत अच्छी भी सामने निकल के आई हैं। पहले जो इलेक्टोरल प्रोसेस हुए हैं लास्ट 30 सालों में, जब भी इलेक्शंस होते थे जम्मू एंड कश्मीर में, उन इलेक्शंस में एक ट्रेंड देखा जाता था। ट्रेंड ये होता था कि जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे ना, वो इलेक्शन के दौरान बाहर निकलते थे। मिलिटेंट आउटफिट्स और सेपरेटिस्ट ग्रुप बाहर निकल के बार बार विगरसली कैंपेन करते थे कि पोलिंग को बॉयकॉट करिए, पोलिंग को बॉयकॉट करिए। इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो मतलब इस बार जो मिलिट्री है हमारी, वो इस हद तक एक्टिव हो गई कि पोलिंग को बॉयकॉट करने वाले जो स्टेटमेंट्स आते थे ना इलेक्शन के दौरान, वो इस बार आने बंद हो गए। मिलिट्री पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा मारेगी आर्मी। लेकिन यहां पे एक बड़ा इशू भी है। बड़ा इशू ये है कि देखिए, ज्यादा लोग वोट डालने आए नहीं। जो वोटर टर्नआउट था ना दोस्तों, वो 20% था लगभग। तो मतलब वोटर टर्नआउट अच्छा नहीं था। अब यहां पे अगर आप जम्मू के इलाके की बात करिए, जैसे कि आपका मतलब ये जम्मू, कथुआ, सांबा, उधरपुर, वहां पे तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी जीत ले गई है। कश्मीर वैली में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 जगहों पे पीपल्स अलायंस फॉर गोपकर डिक्लेरेशन जीती है। ओवरऑल बीजेपी पार्टी का ये जो पूरा का पूरा बेसिक मतलब स्टेप्स लिए गए बीजेपी पार्टी के द्वारा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई वोटर टर्नआउट कम है। कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट को ज्यादा करना जरूरी है। एंड में ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इसको स्टेटहुड को रिवर्ट करिए। अभी स्टेटहुड को रिवर्ट कर पाना तो देखिए यहाँ पे काफी मुश्किल लग रहा है। फिर चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे, जो कि आज का लास्ट है, एंड एंटी साइंस लॉसूट। तीन ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस कर रहा हूं। Instead of pursuing their case against Sci-Hub, publishers should work with the government to make research accessible. देखिए यहां कहां बोला क्या बोला जाए। सबसे पहले तो न्यूज शुरुआत कैसे हो रही है। तीन साइंटिफिक पब्लिशर्स, और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पब्लिशर्स काफी फेमस हैं। एल्सेवियर एक, वाइले दूसरा, तीसरा अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। इन्होंने एक सूट फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में 21 दिसंबर 2020 को। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अलेक्जेंड्रा अल्बाकायन ऑफ कजाकिस्तान एंड अदर्स। इनके ऊपर इल्जाम क्या लगाया गया है? इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो अलेक्जेंड्रा अल्बाकायन है और अदर्स हैं, ये पोर्टल चलाते हैं जिसका नाम है साइफाई हब। अब ये जो केस फाइल किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, इसमें जो इंडिया के मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, इनको भी पार्टी बनाया गया। इनको पार्टी क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो पब्लिशर्स हैं एल्सेवियर, वाइले और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे कि एक साइट है साइफब नाम की, साइहब नाम की साइट को 2011 में मिस एल्बकायन ने शुरू किया था। ये मिस एल्बकायन कौन है, साई हब क्या है, और मिस एल्बकायन और साई हब के ऊपर ये बैन क्यों लगाना चाहते हैं? बेसिकली ये तीन साइंटिफिक पब्लिशर्स बोल रहे हैं कि इंडिया में जो यूजर्स हैं, इंडिया के यूजर्स का एक्सेस टू साई हब ब्लॉक कर दिया जाए। अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ब्लॉक कर दिया जाए मतलब साई हब नाम का ये जो यूजर बेस है, इस पे आप इंडियन यूजर्स जाके इंफॉर्मेशन डाउनलोड नहीं कर सकते। ये कौन से बेसिस पे किया जा रहा है, इसको अब यहां समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए साइंटिस्ट नाम का जो प्रोफेशन है ना दोस्तों, इसमें सीधे सीधे कॉमर्शियल मोटिव निकल के नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैंक में काम किया, आपने बैंक पीओ का एग्जाम दिया, पीओ लग गया, आपको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। बैंक पैसे लेता है और पैसे घुमाता है मार्केट में, उससे इंटरेस्ट जो डिफरेंस होता है बैंक वो कमाता है। हर धंधा जो काम करता है उसमें कहीं ना कहीं इंस्टेंट प्रॉफिट इन्वॉल्व होते हैं। साइंटिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इंस्टेंट प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और रिसर्च बहुत लंबे समय में रिजल्ट देगी या नहीं देगी इसके बारे में कुछ गारंटी नहीं होती। इसलिए कहीं ना कहीं साइंस नाम का ये जो टॉपिक है इसको सरकारें फंड करती हैं या कोई बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फंड करते हैं। तो कोई बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल फर्म है, वो दवाई बना रहा है किसी बड़े ड्रग के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिसर्च को फंड करेगा। अब इस रिसर्च को फंड करते हैं, उसको भी पता है कि जिस दवाई पर हम काम कर रहे हैं हो सकता है वो एंड पे इफेक्टिव ना निकले, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये जिस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं उस इंस्टीट्यूशन से इनको पेमेंट मिलती है। ठीक है भाई, इनकी रिसर्च की जो ग्रांट है, मतलब ये जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें जितना भी पैसा खत्म हो रहा है वो पैसा बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आता है और ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको पैसा इंडिया के गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है। तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा देता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी यही काम करता है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी यही काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी यही काम करता है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ये अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्लोरा फौना इन सब चीजों में काम करेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। समझ गए बात को? तो ये सब बात है यहाँ पे, मतलब कि साइंटिस्ट एक ऐसा पेशा है जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस उसको पेमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस में ये ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड होते हैं। ठीक है भाई, अब होता यह है कि मान लीजिए दोस्तों किसी साइंटिस्ट ने कोई एक रिसर्च करी, उसने कोई अपनी एक रिसर्च करी और उस रिसर्च को वो एक जर्नल में छपाना चाहता है। ठीक है भाई, तो जब साइंटिस्ट कोई रिसर्च पेपर कंप्लीट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी रिसर्च लोगों तक पहुंचे, और रिसर्च लोगों तक पहुंचे उसका बेस्ट तरीका है एकेडमिक साइंटिफिक जर्नल्स में चीजों को पढ़ना। मैं और आप मान लीजिए साइंस परस्यू करते हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, इंडिया में एक एग्जाम होता है जीआरई। तो अगर आपको इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है तो या तो आप एमबीए करने जाओगे या आप साइंस की फील्ड में थीसिस करने जाओगे, तो एमबीए करने जाओगे तो आप जीमैट दोगे। ठीक है, और अगर आप साइंस की फील्ड में बाहर पढ़ने जा रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप जीआरई दोगे, जिसको आप बोलते हो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। ग्रेजुएट एग्जाम पढ़ के अगर आप बाहर के देशों में जाके साइंस एंड टेक के फील्ड में कुछ पढ़ाई करते हो तो साइंटिफिक जर्नल्स आपकी लाइफलाइन होती है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप साइंटिफिक जर्नल्स को रेफर करते हो। तो वो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो अपनी फाइंडिंग्स को साइंटिफिक और एकेडमिक जर्नल्स में छपवाना चाहते हैं, और ये जो एकेडमिक जर्नल्स हैं इनका नाम है एल्वाइजर, वाइले और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ये बहुत बड़े जर्नल्स हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैंने एक एकेडमिक जर्नल लिखा। अभी ये एकेडमिक जर्नल मैं छपवाना चाहता हूं किसी बड़े पब्लिकेशन में, तो मैं एक काम करूंगा कि मैं इन जर्नल्स को इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करूंगा, एडवाइजर वाइली को। एडवाइजर वाइली और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी उसको सीधे सीधे नहीं छापेंगे, वो पीयर रिव्यू करवाएंगे। तो मैंने जो एकेडमिक जर्नल लिखा है, मैंने मान लीजिए एग्रीकल्चर की फील्ड में लिखा है, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में एक्सपर्ट 4-5 लोगों को मेरे जर्नल को भेजेगा कौन, एल्जाइवर वाइली वगैरह। वो लोग मेरे फाइंडिंग्स को रिव्यू करेंगे, अगर उनको मेरी फाइंडिंग्स लगती है कि हाँ भाई सही है तो वो लोग रिकमेंड करेंगे एल्जाइवर को या किसी भी पब्लिशर को कि हाँ भाई इसको छाप दीजिए, इसने जो कुछ भी साइंटिफिक रिसर्च करी है वो अच्छी है, और फिर इसको छापा जाएगा। अब यहां पे मैंने इस जर्नल को लिखा, मुझे कोई खास पैसा नहीं मिलता, या मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दिया अगर उस जर्नल के मूड में आया, बट नहीं मिलता है ज्यादा केसेस में। जो पीयर रिव्यू करते हैं, जिन्होंने मेरे जर्नल को पढ़ के बताया कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है, उनको भी कोई पैसा नहीं मिलता है। जर्नल्स जब छपते हैं इन ऑनलाइन पोर्टल्स पे, उनको ऑनलाइन पब्लिश किया जा सकता है और यहां पे पैसा बनता है भाई। ये जो जर्नल्स वाइले एलवाइजर ये जो छापते हैं ना, इसका तगड़ा पैसा लेते हैं, इनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। यहां पे एक कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम है। ये जो पब्लिशर्स हैं जो फाइनली साइंटिफिक फाइंडिंग्स को छाप रहे हैं अपने यहां पे, एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ पैसा चार्ज करते हैं लाइब्रेरी से। अब आप सोचो, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वाइली और एलवाइजर पे जो कुछ भी छप रहा है उसको नॉर्मल पब्लिक नहीं पढ़ेगी, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप नहीं पढ़ोगे, इनफैक्ट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना तो भी नहीं पढ़ोगे आप। तो इनको पढ़ेगा कौन? इनको पढ़ेंगे वो लोग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर,
ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं एडवाइजर का, वाइली का, और सब्सक्रिप्शन लेते हैं पूरे बल्क में, क्योंकि अगर एक एक आर्टिकल ये लोग खरीदने पे गए तो एक एक आर्टिकल तो $30 से $50 का पड़ता है, 2200 रुपए से लेके 3500 रुपए तक का। तो ये लोग ओवरऑल पूरा का पूरा कंबाइंड सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने वाइले का, ठीक है, एडवाइजर का, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का और बहुत सारे और जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन खरीद रखा होगा बल्क में। और जो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बैंगलोर में पढ़ रहे हैं वो इस सब्सक्रिप्शंस को उनकी लाइब्रेरी में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया एज अ होल 1500 करोड़ रुपए देता है सालाना। क्यों? ताकि इन जर्नल्स पे, इन ऑनलाइन पब्लिकेशंस पे छपे हुए आर्टिकल्स को एक्सेस किया जा सके। क्योंकि इंडिया में जो भी साइंस फ्रेटर्निटी है, वो साइंस फ्रेटर्निटी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के ही तो करेगी, तो ऑब्वियसली बात है पैसे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एकेडमिक पब्लिशिंग का धंधा है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये एक फैक्ट से पता चलता है कि एल्जाइवर, जो कि एक जर्नल है, इसकी पेरेंट कंपनी है RELX। RELX का 2019 में जो रेवेन्यू था वो था $10 बिलियन, और इनके रेवेन्यू पे इनका प्रॉफिट है 30% का, तो मतलब $3 बिलियन का तो इसको फायदा ही हुआ है। तो एकेडमिक पब्लिशिंग एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और एकेडमिक पब्लिशिंग, ये जो एडवाइजर वाइली जैसे जो लोग हैं जो ऑनलाइन आर्टिकल्स को छाप रहे हैं, इनके मजे क्यों हैं? क्योंकि पहली बात तो वो जो आर्टिकल छपा उसमें इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, वो एक साइंटिस्ट ने आके इनको दिया। साइंटिस्ट इनको क्यों दे रहा है? क्योंकि साइंटिस्ट का उसमें नाम है। तो भाई जब साइंटिस्ट का उसमें नाम है तो ऑब्वियसली बात है लोगों को पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतनी मेहनत से ये खोज की है। तो आज की डेट में मान लीजिए मैं कोई बहुत तगड़ा साइंटिफिक जर्नल छपाता हूँ एडवाइजर में, तो हो सकता है कि लंदन की यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ कोई प्रोफेसर को मेरा आर्टिकल पसंद आ जाए तो वो मुझे लंदन में डाले। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उनको ऊपर उठना है तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं अगर अपना पब्लिकेशन छापता हूं तो हो सकता है कल किसी बड़ी जगह से मुझे भी कॉल आ जाए, तो वो भी फ्री में काम करते हैं। पीयर रिव्यू वाले भी फ्री में करते हैं, क्योंकि पीयर रिव्यू में उनका नाम आता है। फायदा कौन उठा रहा है? जर्नल्स, जो कि छाप रहे हैं इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को, और ये ना के बराबर पैसा देते हैं उन लोगों को जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। और भाई जब ये आर्टिकल्स एक्सेस करवाते हैं पूरी दुनिया को, तो ये दबा के पैसा लेते हैं। इनफैक्ट दोस्तों खास बात यह है कि जब ये जर्नल्स अपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स को छापते हैं ना, तो उसका कॉपीराइट भी ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक साइंटिफिक पब्लिशर हूं, मैंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को मैंने एडवाइजर की वेबसाइट पे छपाया, तो उस आर्टिकल में नाम मेरा भले ही होगा, लेकिन एडवाइजर ये बोलेगा कि अब ये आर्टिकल जब मेरे वेबसाइट पे छप रहा है तो इस आर्टिकल का कॉपीराइट मेरे पास है। मतलब अब इस आर्टिकल को तुम किसी और जगह पे नहीं छापोगे और इस आर्टिकल के सारे क्लेम मेरे पास होंगे, इससे जो भी पैसा आएगा वो मेरे पास आएगा। तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारा रोल बस इतना है, एडवाइजर मुझसे बोलेगा तुम्हारा रोल बस इतना है कि तुमने आर्टिकल छाप दिया और हमने तुम्हारे आर्टिकल को पूरी दुनिया में फैला दिया। अब जब हमने तुम्हारे आर्टिकल को पूरी दुनिया में फैला दिया तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी तो अपने आप खड़ी हो जाएंगी। तो ये है भाई पूरा का पूरा सीन, ठीक है ना भाई। अब यहां पे एंट्री होती है किसकी? मिस्टर एल्बकियान की, जिन्होंने साई 5 हब शुरू किया है। 2011 में मिस एल्बकियान ने साई हब शुरू किया। साई हब ने क्या एनेबल किया साइंटिस्ट को? इट एनेबल्ड साइंटिस्ट टू सर्च फॉर एकेडमिक पेपर्स फ्रॉम एनी पब्लिशर and freely download them. It is an efficient and easy to use site and extensively archives published scientific literature. Sci-Hub violates many copyrights owned by journals. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई Sci-Hub नाम की ये जो वेबसाइट है, मिस एल्बकियान ने इसको शुरू किया है। Sci-Hub पे दुनिया भर के एकेडमिक पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो हो सकता है एडवाइजर वाइली ने जिस एकेडमिक पेपर को कॉपीराइट कर रखा हो वो फ्री में आपको Sci-Hub पे मिल जाए। तो साई हब बहुत सारे कॉपीराइटेड आर्टिकल्स को अपने पोर्टल पे फ्री में अवेलेबल करवाता है। अब क्या ये बात एडवाइजर और वाइली को पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी। एडवाइजर वाइली बोलेगा कि जिस चीज के हम लोग डॉलर्स में पैसा चार्ज कर रहे हैं ये साई हब फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। जब ये साई हब फ्री में अवेलेबल करवाएगा तो इनका तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल ह्यूमैनिटी का फायदा है दोस्तों। साई हब इज अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ ओपन एक्सेस आउट ऑफ कॉपीराइट एंड पब्लिक डोमेन मटेरियल। मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया के साइंटिस्ट मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं, अभी 2020 में कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे बैठे अपनी रिसर्च को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसे केसेस में उनके पास अगर लिटरेचर एक्सेसिबल हो जाता है किसका? साई हब जैसे का, तो वो आराम से बैठे बैठे घर में अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उनको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग आर्टिकल्स खरीदने की जरूरत नहीं है, वो अफोर्डेबल तरीके से काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर
एडवाइजर और वाइले पे जाके उनको अगर पब्लिकेशंस एक्सेस करने हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो साई हब ने चीजें बहुत आसान बना दी हैं पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए जो कि आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, क्या ये बात एलवाइजर को पसंद आएगी? ऑब्वियस सी बात है ये एलवाइजर वाइली जैसे लोगों को पसंद नहीं आएगी, और इसीलिए एलवाइजर वाइली दिल्ली हाई कोर्ट में घसीट रहा है साई हब को और मिस एलेक्जेंड्रा को, ताकि इंडियन यूजर्स का जो एक्सेस है टू साई हब इसको ब्लॉक किया जा सके। अब अगर आप लीगल एंगल देखें और प्रॉपर एंगल देखें तो भाई देखिए, साई हब इंडिया में ऑपरेट करता नहीं। जब साई हब इंडिया में ऑपरेट कर नहीं रहा तो इंडिया में किसी प्रकार का लीगल इंफ्रिंजमेंट हो नहीं रहा है। इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कॉमन कैरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देखिए इंटरनेट नेट न्यूट्रलिटी क्या बोलती है? नेट न्यूट्रलिटी बोलती है कि इंटरनेट में जो कुछ भी अवेलेबल है वो फ्रीली लोगों के पास पहुंचे। तो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स यही कर रहे हैं। अभी साई फाइव तो कजाकिस्तान ने बनाया ना, तो जो भी इंटरनेट है वो इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कंटेंट है वो इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इनफैक्ट फायदा पहुंचाता है। दिस इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हम एक ऐसी चीज को क्यों ब्लॉक करें जो कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को फायदा पहुंचा रही है? 2020 में इस साई हब के थ्रू बहुत से ऐसे आर्टिकल्स मिले कोविड 19 से रिलेटेड जिसने कोविड 19 के वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इनफैक्ट साई हब पे क्या, जो बाकी एलवाइजर और वाइले जैसी पब्लिकेशन है, इन्होंने भी बहुत सारे कोविड 19 से रिलेटेड आर्टिकल्स को फ्री अवेलेबल करवाया। तो जब एक ऐसी चीज है जिससे हमको इतना फायदा हो रहा है, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को इतना फायदा हो रहा है, तो उसको तो हमको आगे बढ़ाना चाहिए ना, उसको हम बंद क्यों करें? और सबसे खास बात यहां पे ये है, साई हब्स पायरेसी बेनिफिट्स द वेरी पीपल हु क्रिएट दैट कंटेंट। That is opposite of the situation in the creative arts where pirating music or film deprives creators of royalties. Scientific authors get no royalties and they and their funders want their work to be shared freely. नहीं समझ में आया तो आपको बताता हूं। मान लीजिए इंडिया में एक मूवी बनी, ठीक है, मूवी बनी, मान लीजिए, अभी किस मूवी का नाम लूं मैं आपके सामने, एक मूवी बनी थी दिल से, मान लेते हैं, चलिए शाहरुख खान की दिल से मूवी मान लेते हैं। अभी ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई, रिलीज होने के साथ साथ इसकी बहुत सारी पायरेटेड सीडी इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह बिक रही हैं। तो जिसने भी इस दिल से नाम की मूवी को बनाया, क्या उसको पूरा पैसा मिलेगा? अरे वो जो दिल से नाम की मूवी का प्रोड्यूसर था वो क्या सोच रहा था कि भाई मेरी मूवी जब जाके मार्केट में बिकेगी तो भाई मेरे पास पैसे आएंगे वापस। ठीक है, यहां पे वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने उस चीज को बनाया है, जिसने उस मूवी को बनाया है, उस मूवी के ऊपर तो उसी का कॉपीराइट है ना, तो भाई वो पैसा कमा रहा है तो क्या बुरा? उसने पैसा लगा के बनाया मूवी को, उसने हीरो को पैसा दिया, हीरोइन को पैसा दिया, शूटिंग में पैसा खत्म किया, इधर उधर गए, पैसा लगा उसका तो वो पैसे कमा रहा है। ये जो साई हब नाम का जो चीज है ना, यहां पे पायरेसी वाला एलिमेंट निकल के नहीं आता है। क्यों नहीं निकल के आता? क्योंकि होता यह है दोस्तों कि साइंटिफिक जो आर्टिकल्स लिखते हैं साइंटिस्ट, उन आर्टिकल लिखने वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल लिखा और वो एलवाइजर में या वाइली में छपा, तो एलवाइजर वाइली हो सकता है मुझे $5 या $10 या $100 का इनाम दे दे और बाद में उस आर्टिकल को एक पर्सन को $50 में बेचे। तो जिसने उस आर्टिकल को लिखा, यानी मैंने या किसी और साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के आदमी ने उस आर्टिकल को लिखा, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट यहां पे मिडिलमैन, ये साइंटिफिक पब्लिकेशन उठा रही है। इसीलिए यहां पे साई हब सही है। अगर ये जो एलवाइजर और वाइली जैसे जो नेटवर्क्स हैं वो मेन पब्लिशर को थोड़ा बहुत पैसा देते, रेवेन्यू का शेयर देते, तो बात अलग थी, बट वो यहां पे नहीं हो रहा है। यहां पे जो पूरा का पूरा पैसा आ रहा है एकेडमिक पब्लिशिंग में, वो बीच के जर्नल एकेडमिक पब्लिशर के पास जा रहा है, ना कि जिसने उस आर्टिकल को लिखा उसके पास जा रहा है। और जब आप एक मूवी बनाते हो तो मूवी से आने वाला पैसा उस मूवी के प्रोड्यूसर के पास जाता है। समझ गए भाई? तो ये चीज है दोस्तों यहां पे। और एक और बहुत बड़ी एनोमली है दोस्तों यहां पे, साई हब जैसे ऑर्गेनाइजेशन सही क्यों है और एलवाइजर और वाइली जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डेंजरस क्यों है? मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। इंडिया में मान लीजिए मैं एक एकेडमिक और रिसर्चर हूं, मैंने कोई बड़ी थीसिस करी। अभी जब मैं ये थीसिस कर रहा हूं, मैंने 2-3 साल की पढ़ाई की है, तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं इस थीसिस करने के। चलिए कोई बात नहीं, मैंने थीसिस करके एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को मैंने एलवाइजर और वाइली में छपवाया। ठीक है भाई, अभी एलवाइजर और वाली में मेरे आर्टिकल्स छपे हैं और मेरी एकेडमिक रिसर्च छपी है। अभी इसी एकेडमिक रिसर्च को अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक्सेस करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एक्सेस करना है, तो ये पैसा देगी किसको? एलवाइजर और वाइली को। मतलब मैं रिसर्च कर रहा हूं इंडिया में और मेरी रिसर्च में पैसा दे रही है भारत सरकार,
और उसके बाद मैं कोई साइंटिफिक आउटपुट निकालता हूं, उस आउटपुट को खरीदने के लिए भी भारत सरकार पैसा दे रही है एडवाइजर वाइली को, तो ये तो डबल पेमेंट हो गई ना। इसलिए भी सही नहीं है एडवाइजर वाइली जैसे ये बड़े बड़े पोर्टल्स, और इसीलिए साई हब एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पे क्या कुछ अल्टरनेटिव है साई हब का, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यस, पब्लिशर्स शुड वॉलंटरली रिफॉर्म देयर पॉलिसीज टू ऑब्विएट द नीड फॉर साई हब. Indian government has been discussing a one nation one subscription system whereby in exchange for a fixed and reasonable cost directly paid to the government, scientific publishers could make their entire content available to all readers in India. यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो एकेडमिक पब्लिशिंग में जो पब्लिशर्स हैं जो उल्टा सीधा पैसा मांगते हैं, उल्टा सीधा पैसा चार्ज करते हैं किसी एकेडमिक आर्टिकल के लिए, उसको बंद करना चाहिए। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पैसा फिक्स करना चाहिए और उस रीजनेबल अमाउंट ऑफ पैसे के हिसाब से पूरे देश को सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। यानी इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा पैसा पे कर देगी और उसके बाद इंडिया में कोई भी इंसान इस डाटा को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एडवाइजर वाइली और एसीएस जैसी कंपनीज ऐसा कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि बहुत हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये एकेडमिक पब्लिशिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किया ना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।